व्हाइट हाउस में आज एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो मिडिल ईस्ट का भविष्य तय कर सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, यह इम्तिहान है नेतन्याहू के लिए और शायद ट्रंप की विदेश नीति के लिए भी। सामने है एक 21 पॉइंट पीस प्लान जिसे अमेरिका ने महीनों की मशक्कत से तैयार किया है। ये प्लान गजा जंग को खत्म करने का दावा करता है। ट्रंप ने वादा किया है कि इस बार कुछ खास होने वाला है, समझौता करीब है। अमेरिका की तरह मिडिल ईस्ट को भी ग्रेट बनाने का चांस है, लेकिन ट्रंप की ये चाहत नेतन्याहू के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि इस प्लान में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें मानना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। इसमें गजा से इजरायली सेना की वापसी की बात है, इसमें हमास के कुछ सदस्यों को माफ़ी देने की बात है और सबसे बड़ी बात, इसमें एक आज़ाद फ़िलिस्तीन की स्थापना का भी जिक्र है। एक तरफ है अमेरिका का दबाव और दूसरी तरफ उनके अपने देश की कट्टरपंथी राजनीति। और नेतन्याहू अगर झुकते हैं तो उनकी सरकार गिर भी सकती है, और अगर वो अड़ते हैं तो अपने सबसे बड़े सहयोगी, सबसे सच्चे दोस्त अमेरिका को नाराज़ करने का खतरा है। तो आज दुनियादारी में हम इसी प्लान की बात करेंगे, जानेंगे कि क्या हैं ये 21 पॉइंट्स और इनके बरक्स इजराइल और हमास की अपनी अपनी मांगें क्या हैं और ये प्लान असल में किसका फ़ायदा करा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India. दोनों पक्षों के वॉर एम्स अलग हैं, मकसद अलग हैं, इसलिए किसी भी मसौदे पर दोनों की हामी आसान नहीं है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस पीस प्लान में आखिर है क्या। सवाल का जवाब मिलता है अमेरिकी और इजरायली अखबारों के रिपोर्ट से। सबसे विस्तृत जानकारी दी है इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने। इस पीस प्लान की एक कॉपी अखबार के हाथ लगी है। अखबार ने इस डॉक्यूमेंट के हवाले और सूत्रों के आधार पर सभी 21 पॉइंट्स का ब्यौरा दिया है। एक एक कर इन्हें समझते हैं। पहला पॉइंट है, अगर इजराइल और हमास इस प्लान को मंजूरी दें तो जंग फौरन रुकेगी। इजराइल अपनी ऑपरेशंस बंद करेगा और धीरे धीरे उसकी सेना बाहर जाएगी। ये पॉइंट दोनों ही पक्षों के लिए नाजुक है। हमास कहता आया है कि जंग तभी रोकेंगे जब इजराइल की फौज पूरी तरह बाहर निकल जाए, कोई आधा अधूरा समझौता मान्य नहीं होगा। वहीं इजराइल कहता आया है कि पीछे तभी हटेंगे जब हमास का खात्मा हो जाए और सभी बंधकों की रिहाई हो। दूसरा पॉइंट जानते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इजराइल के हाँ कहने पर हमास 48 घंटे में सारे बंधकों को लौटाएगा, फिर चाहे वो जिंदा हों या मृत। और बंधकों की वापसी के बाद इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद गिरफ्तार हुए हजारों गजावासी भी रिहा किए जाएंगे। साथ ही इजराइल कई फिलिस्तीनी मृतकों की लाशें भी लौटाएगा। ये क्लॉज हमास के लिए घातक हो सकता है। हमास फेजेस में यानी चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई की बात करता है, क्योंकि इजरायली बंधक हमास के पास किसी भी नेगोशिएशन में आखिरी बार्गेनिंग चिप की तरह हैं। अगर हमास और इजराइल इन शर्तों पर हामी भर दें तो इसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। आगे का रास्ता क्या है? मकसद है कि गजा से चरमपंथ का सफाया हो, टेरर फ्री जोन बने, एक ऐसा इलाका जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। साथ ही साथ नए सिरे से गजा की तामीर होगी ताकि लोग बेहतर जिंदगी जी सकें। इस तामीर के लिए एक इकोनॉमिक प्लान बनाया जाएगा, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के शहर बनाने वाले एक्सपर्ट्स को जुटाया जाएगा। इस प्लान का मकसद है इन्वेस्टमेंट्स और नौकरियों के लिए ज़मीन तैयार करना। इसके अलावा गजा में एक इकोनॉमिक जोन बनेगा, टैक्स कम होंगे, व्यापार के नए मौके मिलेंगे। लेकिन ये व्यापार और नौकरियां हैं किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप तो गजावासियों को गजा से ही बेदखल करने की बात करते हैं। उन्होंने फरवरी 2025 में कहा था कि गजावासियों को पास के अरब देशों में चले जाना चाहिए ताकि उनके जाने के बाद अमेरिका इस ज़मीन पर आलीशान इमारतें बना सके, बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज़ हों, आधुनिक चमक दमक से भरे चौक चौबारे हों। बाद में ट्रंप ने इस विज़न को एक वीडियो पोस्ट कर दिखाया भी, जिसमें वो नेतन्याहू के साथ बीच पर आनंद ले रहे हैं। इसके बाद गाहे बगाहे ऐसे बयान आते रहे जिनसे इशारा मिला कि ट्रंप और उनकी टीम इस प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस 21 पॉइंट प्लान में ट्रंप चिकन आउट कर गए। टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। प्लान में लिखा है कि किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो जाना चाहे जा सकता है और लौटकर आ भी सकता है। लोगों को वहीं रहकर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। इस वादे के साथ एक शर्त भी रखी गई है। लिखा है कि उस इलाके के देश यानी अरब देश एक सिक्योरिटी गारंटी देंगे कि हमास या गजा के बाकी इजराइल विरोधी गुट
पीछे हटें ताकि गजा पड़ोसियों के लिए फिर से कभी भी खतरा न बने। इसके साथ ही अमेरिका और अरब देश मिलकर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे। यह गजा में तैनात होगी, सुरक्षा संभालेगी। यही फोर्स भविष्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक फिलिस्तीनी पुलिस तैयार करेगी। धीरे धीरे इजरायली सेना इस फोर्स को गजा की कमान सौंपेगी, पीछे हटेगी, इस वादे के साथ कि वो गजा पर दोबारा कभी कब्जा नहीं करेगी। इन पॉइंट से आप ये समझ चुके होंगे कि हमास के लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है। तो ऐसे में गजा पर हुकूमत चलाएगा कौन? इस सवाल का जवाब भी इस प्लान में दिया गया है। लिखा है कि गजा की हुकूमत में हमास का कोई रोल नहीं होगा। सुरंग और फौजी ढांचे तबाह किए जाएंगे और नई सरकार के नेता पड़ोसियों से अमन चैन बहाल रखने का वादा करेंगे। तो कैसी होगी ये नई सरकार? लिखा है कि अस्थायी तौर पर गजा का प्रशासन एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के हाथ जाएगा। ये गवर्नमेंट फिलिस्तीन के टेक्नोक्रेट्स की एक टीम से बनाई जाएगी। इस टीम की निगरानी भी होगी, जिसके लिए अमेरिका और अरब देश मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाएंगे, एक इंटरनेशनल बॉडी। ये सब कुछ तब तक चलेगा जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA अपने ढांचे में जरूरी बदलाव नहीं कर लेती, वो बदलाव जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। दुनियादारी के दर्शक जानते हैं कि PA वेस्ट बैंक में शासन चलाती है, लेकिन उसके हाथ में सुरक्षा से जुड़े मसले नहीं हैं। इजराइल का प्रभुत्व बना रहता है। इस प्लान में यह भी साफ हो गया कि अमेरिका और इजराइल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA को तत्काल गजा का शासन नहीं सौंपना चाहते। भविष्य में उसे शामिल करने की बात हो तो रही है, लेकिन ये उसके लिए एक झटके की तरह है। हालांकि अगर वो नाराज़ भी हो तो इससे ज़्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान में लिखा है कि हमास के उन लड़ाकों को माफ कर दिया जाएगा जो अमन चैन की राह चुने। उनमें से कोई गजा छोड़ना चाहे तो उसे सुरक्षित रास्ता भी मिलेगा। समझौते की बहाली के बाद गजा में बाहरी मदद की राह खुलेगी। रोजाना राहत सामग्री से भरे कम से कम 600 ट्रक्स की एंट्री होगी। मलबा हटाने के लिए उपकरण लाए जाएंगे और बर्बाद हो चुके ढांचों की मरम्मत की जाएगी। मदद की बात आई तो एक अहम पॉइंट, राहत सामग्री बांटने का काम यूनाइटेड नेशंस, UN और रेड क्रिसेंट जैसी एजेंसीज करेंगी। इसमें न तो इजराइल और न ही हमास का कोई दखल होगा। आप जानते ही हैं, फिलहाल राहत बांटने का काम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF करती है, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसके कामकाज को लेकर सवाल उठते हैं क्योंकि मई 2025 से लेकर अब तक इसके 8 सेंटर्स पर राशन लेने गए 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या इन सब के लिए इजराइल और हमास तैयार होंगे? प्लान में इसका आधा जवाब है। इजराइल नहीं माना तो क्या होगा, इसका जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन हमास नहीं माना तो क्या होगा, इसके लिए एक जवाब है। लिखा है कि अगर हमास इस प्लान को ठुकरा भी दे तो भी गजा के टेरर फ्री जोन्स में इस प्लान को लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लीजिए। इजराइल को वादा करना होगा कि वो कतर में आगे कोई हमला नहीं करेगा। वो मध्यस्थ के तौर पर कतर की भूमिका को मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस भूमिका को मानेगा। इसके बाद गजा की आवाम को डी रेडिकलाइज किया जाएगा, यानी कट्टरपंथ कम किया जाएगा। इसके लिए मजहब को लेकर बातचीत और नैरेटिव यानी सोच बदलने वाले कुछ एक्सरसाइजेस होंगे। जब ये सब कुछ पूरा हो जाए, यानी नए सिरे से गजा की तामीर हो जाए और फ़िलिस्तीन में ज़रूरी सुधार कर लिए जाएं, तब फ़िलिस्तीन नाम के एक देश पर बातचीत हो सकती है। उसके स्थापना पर उसके स्थापना की जो रास्ता है वो तैयार किया जाएगा। प्लान में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। साफ शब्दों में कुछ भी नहीं लिखा है। ये ज़रूर लिखा है कि अमेरिका, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच बातचीत शुरू कराएगा ताकि लॉन्ग टर्म में अमन की तस्वीर कायम हो सके। आपने प्लान को समझा, अब ये समझते हैं कि इसमें किसका फ़ायदा है और क्या दोनों पक्ष इसके लिए तैयार होंगे। नेतन्याहू को इसका जवाब ट्रंप से आज ही के दिन होने वाली मुलाकात में देना है, संभवतः। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि हमास तक अभी अमेरिका का यह प्रपोजल नहीं पहुंचा है। अरब देशों तक ये प्रपोजल ट्रंप ने UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ही पहुंचा दिया था। ऐसे में सारी संभावनाओं और आशंकाओं के बारे में बात करते हैं जानकारों से। देखिए, इसकी क्या एग्जैक्ट वजह है तो नहीं कह सकते, पर 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो फ्रेंच सऊदी प्लान जो 140 मुल्कों ने पास किया था UN में कुछ हफ्तों पहले, उसमें ये था कि हम इंटरनेशनल फोर्स लाएंगे UN के अंडर और ये सब चीज़ें करेंगे। तो एक तो वो प्लान है ऑन द टेबल। दूसरी बात यह है कि प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे कंट्री जल्दी जल्दी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि उसकी वजह से ये हो रहा हो। तीसरी बात यह है कि ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो उसकी भी वो जल्दी में देख रहे हों कि नेतन्याहू को इस वक्त प्रेशराइज किया जा सकता है। पर मुझे मुश्किल ही लग रहा है ये, क्योंकि नेतन्याहू आसानी से अपने गेन्स गिव अप नहीं करेंगे और उनका जो कैबिनेट है वो अगर गिव अप करेंगे, ये सारे जो चीज़ें उन्होंने ज़मीन जो उन्होंने कब्जा किया है, तो उनका कैबिनेट टूट सकता है।
और अगला इलेक्शन आपको पता ही है 1 साल बाद है, 2026 के अक्टूबर में है इसराइल में। ये पीस प्लान जो है वो पूरा इसराइल के फेवर में है। हमास के तो इसमें चितड़े उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी पीस प्लान है, ब्लेयर पीस प्लान और ये 21 पॉइंट का विटकॉफ का और सऊदी फ्रेंच प्लान, इन सब में ये कहा जा रहा है हमास से कि तुम सरेंडर करो और यहाँ से निकलो। तो क्या हमास रेडी होगा पता नहीं, अब ये डिपेंड करता है उनकी हालत क्या है इस वक्त उसके ऊपर। तो दूसरी बात ये कि इसराइल इस पे तैयार होगा कि नहीं। मुझे लगता है इसराइल भी इस पे तैयार नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसराइल ने जो गेन्स किए हैं जमीनी, वो नेतन्याहू आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑल्सो उनका खुद का जो कैबिनेट है उसमें एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं, तो वो अपोज करेंगे नेतन्याहू को टूथ एंड नेल जिसे कहते हैं ना। तो नेतन्याहू को अपना कैबिनेट बचाना है, अपने आप को गद्दी में रखना है 1 साल और। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसराइल मानेगा ट्रम्प के प्रेशर को। इस प्लान में जो गजा का प्रशासन और सुरक्षा ढांचा सुझाया गया है वो 3 तरफ से टकराता है, या कहें कि 4 तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की दखलंदाजी है, दूसरी तरफ इजराइल की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA अपनी संप्रभुता पर भी जोर देती है। अगर हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ तो एक चौथी ताकत भी है। ऐसे में गजा का भविष्य किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, गाजा का फ्यूचर गवर्नेंस की बात तो बाद में होगी, पहले तो नेतन्याहू इस बात पे तैयार होना। अभी तक तो नेतन्याहू किसी बात पे तैयार नहीं हुए हैं, ना अमेरिका की बात पे, ना हमास के डील पे, ना किसी डील पे, ना हॉस्टेज के रिलीज पे। तो पहले तो नेतन्याहू तैयार हों, और ये मुश्किल लग रहा है कि नेतन्याहू तैयार हो गए हैं। जिस तरह से आसार लग रहे हैं वो लग ये रहा है कि अगली सरकार ही कर पाएगी, यानी नेतन्याहू को पावर से जाना पड़ेगा इस डील के लिए। अब उस वक्त किस तरह की गवर्नेंस होगी कहना मुश्किल है। हमास का तो रहना नामुमकिन ही लग रहा है हर सूरत में। लग ऐसी रहा है कि कोई या तो इंटरनेशनल फोर्स होगी या UN की फोर्स होगी कोई। तो अब एग्जैक्टली क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। तो नेतन्याहू इस प्लान पर अपनी मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, हमास तैयार होगा या नहीं होगा, अरब देश अपने प्लान को, अपने रोल को किस तरह निभाएंगे, ये सब कुछ हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। मिडिल ईस्ट की बात हो रही है तो पहली खबर यहीं से। ईरान की मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार गाज यूरोपीय देशों की तरफ से गिरी है। दरअसल ईरान पर एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस UN की पाबंदियां लगा दी गई हैं। परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए थे, लेकिन फिर समझौते को आगे बढ़ाने से जुड़ी बातचीत विफल हो गई। इसके बाद समझौते में शामिल 3 यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक मैकेनिज्म अपनाया और 10 साल बाद पाबंदियां फिर से लागू कर दी। इनमें आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध शामिल हैं। इन देशों ने ईरान पर लगातार परमाणु उकसावे और सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। अब 10 साल पहले हुए समझौते के बारे में भी जान लेते हैं। 2015 की उस डील के तहत परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होने देना ईरान की कानूनी बाध्यता थी, लेकिन इस साल जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया, बमबारी की, जिसके बाद ईरान ने निरीक्षण से इनकार कर दिया था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फिर से लगाए गए प्रतिबंधों को बेबुनियाद, गलत और अवैध बताया है। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक प्रतिबंध लागू होने के बाद ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। वहीं इन तीनों देशों के राजदूतों को निष्कासित भी कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने 10 साल पहले ईरान से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल्स के आयात, बिक्री या ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी। समझौता होने के बाद ईरान को रियायत मिली, लेकिन अब ये फिर से प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगे। इसके तहत ईरान की विदेशों में जमा संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। उसके साथ हथियारों की खरीद फरोख्त भी बंद हो जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लग सकती है या लग जाएगी। साथ ही यूरेनियम और उससे जुड़ा कोई भी सामान खरीदने या बेचने पर भी प्रतिबंध होगा। अब बात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स। ये किताब मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी है। अब इसका इंडियन एडिशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इस बुक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तावना लिखी है। साथ ही मेलोनी की सराहना करते हुए उन्हें देशभक्त और एक महान नेता बताया है। साल 2021 में जब मेलोनी इटली की विपक्षी नेता थी, तब उन्होंने अपनी आत्मकथा छापी थी। ये उस वक्त की बेस्ट सेलर किताब बन गई थी। जून 2025 में इसका अमेरिकी एडिशन आया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने प्रस्तावना लिखी। उसमें उन्होंने मेलोनी के सफर और उनकी देशभक्ति से भरी यात्रा के बारे में लिखा था। इस किताब में मेलोनी ने अपने निजी संघर्षों के बारे में लिखा है। इनमें एक अविवाहित मां होने पर उन्होंने जो आलोचनाएं झेली, या फिर गर्भवती रहते हुए चुनाव प्रचार करने से जुड़े अनुभवों को साझा किया है। उनके भाषणों के दौरान एक नारा मशहूर हुआ था, मैं जॉर्जिया हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इटालियन हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।